नमस्कार। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में अगले ऑथर हैं भवानी भट्टाचार्य। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। भवानी भट्टाचार्य इज़ अ फेमस बंगाली नॉवलिस्ट। भवानी भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार हैं। हु इज़ फेमस, जो कि प्रसिद्ध हैं फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं पर, ऑफ इंडिया, भारत की। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन 10 नवंबर 1906, यानी 10 नवंबर 1906 को वो पैदा हुए थे। ये डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिएगा। एट भागलपुर में, अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। भागलपुर अभी तो बिहार में है। ही ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री, उन्होंने ग्रेजुएशन किया यानी स्नातक किया डिग्री के साथ फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय से, इन इंग्लिश लिटरेचर में पास डिग्री, और उन्होंने डिग्री पास की इन हिस्ट्री, इतिहास में, एंड ऑब्टेंड, और प्राप्त किया डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो ये इंग्लैंड में पढ़े, फिर पीएचडी जो किया उन्होंने इंग्लैंड से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ड्यूरिंग हिज स्टे एट लंदन, यानी अपने स्टे जो कि वो ठहरे थे, तो लंदन में ठहरने के दौरान ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित हुए, बाय मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद से, एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बाय हिज टीचर, अपने शिक्षक हैरोल्ड लास्की ये बहुत फेमस राइटर हैं जो कि इनके टीचर थे, इनसे बहुत प्रभावित हुए। एंड बिकेम एक्टिव मेंबर, और वो एक सक्रिय सदस्य बन गए, ऑफ द लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। तो ये एक लीग थी, एक संगठन था जो कि इम्पीरियलिज्म के खिलाफ था, साम्राज्यवाद के खिलाफ था। ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया, इन अ नंबर ऑफ जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स में, पत्रिकाओं में, एंड मैगजीन्स पत्रिकाएं होती हैं, लाइक द बुकमैन, जैसे कि बुकमैन, द मैनचेस्टर गार्डियन, एंड द स्पेक्टेटर, ये सब जर्नल्स के नाम हैं। इन 1930 में ही ट्रांसलेटेड, उन्होंने ट्रांसलेशन किया, टैगोर्स द गोल्डन बोट। तो ये जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे थे तो उनकी एक बुक थी जिसका नाम था सोनार तारी, तो उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया द गोल्डन बोट नाम से, फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज एप्रिशिएटेड, उनकी प्रशंसा की गई, बाय टैगोर हिमसेल्फ, खुद टैगोर के द्वारा। फ्रॉम 1932 टू 33, 1932 से 1933 तक, ही ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की, वाइडली, बहुत विस्तार से, थ्रू यूरोप, पूरे यूरोप में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था, बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है, वॉर्सो, पोलैंड की राजधानी है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, एंड वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ही रिटर्न्ड टू इंडिया, वो भारत लौटे, इन 1934, 1934 में, एंड सेटल्ड एट कैलकाटा, और कैलकाटा में सेटल हो गए, एंड मैरिड टू सलिल मुखर्जी, और उन्होंने शादी की सलिल मुखर्जी से, ये उनकी पत्नी का नाम है। इन 1949, 1949 में, ही मूव्ड टू वॉशिंगटन डीसी, वो वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी है, ये चले गए वहाँ पर। एंड सर्व्ड, और उन्होंने सेवा की, एज अ प्रेस अटैची। तो प्रेस अटैची के रूप में, प्रेस अटैची कौन होता है? ये एक व्यक्ति, अफसर होता है, और यहाँ फॉर द इंडियन एम्बेसी, इन्होंने इंडियन एम्बेसी के लिए यानी भारतीय दूतावास के लिए प्रेस अटैची का काम किया। तो प्रेस अटैची वो काम होता है जो कि प्रेस के मामले संभालता है, जैसे दूतावास को किसे क्या बयान देना है, प्रेस को क्या बताना है, अखबारों को क्या बताना है, या फिर किसी न्यूज़ चैनल को क्या बताना है इंडियन एम्बेसी के बारे में, या इंडिया की क्या ओपिनियन है, तो वो सारे मामले संभालता है प्रेस अटैची। इन 1969 में ही विकेम, वो बने,
विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में वो विजिटिंग प्रोफेसर बने। एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई इन यूएस, अमेरिका में, इन 1988। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1988 में उनकी मृत्यु हुई। ही हैज़ बीन अ फ्रीलांसर राइटर, तो वो एक फ्रीलांस राइटर हैं। फ्रीलांस राइटर देखिए कहीं स्पेलिंग जब होती है फ्रीलांसर, वैसे यहाँ लांसर नहीं होना चाहिए, केवल फ्रीलांस होना चाहिए, या फिर केवल फ्रीलांसर होता है। जब राइटर लिखा हुआ है तो जो एडजेक्टिव है वो फ्रीलांस होगा। तो कहीं फ्रीलांस दोनों के बीच में डैश लगा होता है, कहीं ये मिला के भी लिखा होता है फ्रीलांस। तो स्पेलिंग तो यही रहती है FREELANCE, फ्रीलांस। तो फ्रीलांस राइटर वो होता है जो किसी पत्रिका से, समाचार पत्र से या किसी मैगजीन से पूरी तरह अटैच्ड नहीं होता, मतलब वो उसका एम्प्लॉय नहीं होता, नियमित पत्रकार नहीं होता। तो वो कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, किसी भी मैगजीन के लिए वो लिख सकता है। तो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ये व्यक्ति, उसको फ्रीलांस राइटर बोलते हैं। तो वो एक फ्रीलांस राइटर रहे हैं। ही रोट शॉर्ट स्टोरीज़, उन्होंने लघु कथाएँ लिखी हैं, नॉवेल्स, उपन्यास लिखे हैं, एंड हिस्टोरिकल स्केचेस, और ऐतिहासिक स्केच होते हैं, यानी चित्र होते हैं व्यक्तियों के, शब्द चित्र, यानी उनकी जीवनी हुई, उनकी बायोग्राफी हुई, तो वो सब भी उन्होंने लिखा है। ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये आपको याद रखना है, उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला इन 1967 फॉर शैडो फ्रॉम लद्दाख, इस किताब के लिए, शैडो फ्रॉम लद्दाख। नोटेबल वर्क्स, उनके कुछ उल्लेखनीय ये लेखन हैं, उल्लेखनीय उनकी पुस्तकें हैं। तो इनके नाम आप देखिए, सम मेमोरेबल यस्टरडेज 1941 में पब्लिश हुई, सो मैनी हंगर्स 1947 में, इंडियन कैवलकेड 1948 में, ही हु राइड्स अ टाइगर 1954 में, टुवर्ड्स यूनिवर्सल मैन 1961 में, म्यूज़िक फॉर मोहिनी 1952 में, मेरे हिसाब से ये 62 होना चाहिए क्योंकि 1961 के बाद ये गलत छपा हुआ है मेरे हिसाब से। नहीं, ये डेट सही है, मैंने दूसरी बुक्स में भी कंफर्म कर लिया। तो इन्होंने सीक्वेंस में गलत लिख दी है, ये इससे 1954 से ऊपर आना चाहिए, ही हु राइड्स अ टाइगर से ऊपर यहाँ इनको मेंशन करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में इन्होंने गलत मेंशन कर दिया, लेकिन पब्लिकेशन डेट यही है 1952। शैडो फ्रॉम लद्दाख ये 1966 में पब्लिश हुआ है। अ गॉडेस नेम्ड लक्ष्मी 1960 में, फिर उन्होंने सीक्वेंस कवर किया, लेकिन ये डेट्स सही हैं। अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड ये 1960 में पब्लिश हुआ है, शैडो फ्रॉम लद्दाख 1966 में, स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज 1968 में, गांधी द राइटर 1969 में, और ये अ ड्रीम इन हवाई 1978 में। तो ये 69-78 आपको लग रहा होगा कि 78 छोटा है, 69 बड़ा है, लेकिन ये 69 बोला जाता है 69 को, और 78 बोला जाता है 78 को। तो ये ए ड्रीम इन हवाई ये 1978 में पब्लिश हुआ। सोशियो पॉलिटिकल करेंट्स इन बंगाल 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव ये 1980 में पब्लिश हुआ इनका वर्क। थोड़ा सा इन वर्क्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो मैनी हंगर्स इज़ अ स्टोरी ऑफ अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो ये कहानी है अपर मिडिल क्लास यानी उच्च मध्य वर्ग के परिवार की, ऑफ कलकत्ता के। राहुल बसु इज़ अ बिजनेसमैन, तो ये राहुल बसु करेक्टर है जो कि एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है। हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, एंड गोइंग टू डिलीवर अ चाइल्ड, और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। एट दैट टाइम, उसी समय, न्यूज़ ऑफ वॉर यानी जो युद्ध की खबर इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो पर प्रसारित होती है। राहुल वॉज ट्रबल्ड ओवर द वॉर, तो राहुल परेशान हैं युद्ध को लेकर। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, टू मेक प्रॉफिट, लाभ कमाने का, इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, तो स्टॉक मार्केट में लाभ कमाने का वो सोच रहा था, लेकिन युद्ध हो गया तो वो परेशान हो जाता है। ही वेंट टू बारूनी अ फॉक विलेज,
वो बारूनी जाता है, जो कि एक फॉग विलेज यानी कि एक पिछड़ा हुआ सा गांव है, नियर द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पास। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी देवेश बाबू, इज़ अ रेस्पेक्टेड मैन, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं इन द विलेज, गांव में, एंड इज़ रिगार्डेड, और उनको माना जाता है एज देवता, देवता के रूप में। देयर, वहाँ पर राहुल मेट अ पीजेंट फैमिली, राहुल मिलता है एक किसान परिवार से, हु आर वेरी काइंड, जो बहुत दयालु हैं। हियर, यहाँ पर द राइटर डिस्क्लोजेस, लेखक दिखाता है द प्रॉब्लम्स, समस्याएं, ऑफ विलेजेस, गाँव की, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, एंड पॉवर्टी, गरीबी, एंड लोअर लिविंग स्टाइल, और रहने का निम्न तरीका। गिरीश द ग्रोसर, गिरीश जो कि ग्रोसर है, पंसारी है, ऑफ द विलेज, गांव का, मेक्स द प्लान, वो योजना बनाता है, टू एक्सप्लॉइट यानी कि शोषण करने की, विलेज पीपल, गांव के लोगों को का, थ्रू मैन मेड हंगर, यानी जो मनुष्य की बनाई गई भूख है, कॉज्ड बाय वॉर, जो कि युद्ध के द्वारा पैदा हुई है, यानी युद्ध मनुष्यों के द्वारा पैदा किया गया कोई नेचुरल डिजास्टर तो है नहीं, जैसे भूकंप है या सूखा है या बाढ़ है, वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, लेकिन जो युद्ध है वो कैसी डिजास्टर है, मैन मेड। तो मैन मेड हंगर है, जब बाढ़ आ जाता है या सूखा पड़ जाता है तो भी भुखमरी फैलती है, फेमाइन फैलती है, लेकिन जो युद्ध है उस वक्त भी भुखमरी फैलती है, लेकिन वो मनुष्य की वजह से। समरेंद्र बासु, राहुल्स फादर, जो कि राहुल के पिताजी हैं, ऑल्सो वांटेड, वो भी चाहते हैं, टू मेक मनी, पैसा कमाना, फ्रॉम द वॉर, युद्ध से। नाउ, अब, दिस मैन मेड हंगर, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई भूख, क्रीप्स इन विलेजेस ऑल्सो, गाँव में भी आ जाती है, एंड द सिचुएशन गेट्स सो वर्स्ट, और परिस्थिति इतनी बुरी हो जाती है, दैट अ फिशर वुमन, कि एक मछुआरे की स्त्री यानी मछुआरन, इज़ रेडी, तैयार है, टू बरी हर अलाइव चाइल्ड, अपने जिंदा बच्चे को दफनाने के लिए। द स्ट्रगल गोज ऑन, ये संघर्ष चलता जाता है, आफ्टर मैनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे उतार चढ़ावों के बाद, इन द लाइफ ऑफ राहुल, राहुल के जीवन में, एंड पीजेंट फैमिली, और किसान परिवार के जीवन में। द नॉवल एंड्स, ये जो नॉवल है, उपन्यास है, समाप्त होता है, विद अ रे ऑफ होप, आशा की एक किरण के साथ। नेक्स्ट नॉवल है शैडो फ्रॉम लद्दाख। द नॉवल शैडो फ्रॉम लद्दाख डील्स विद, यानी ये जो उपन्यास है शैडो फ्रॉम लद्दाख, इसमें दिखाया गया है द फिलोसॉफिकल थॉट एंड इंडो चाइना वॉर, जो दार्शनिक विचार हैं, और भारत चीन युद्ध, एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, और इसके जो परिणाम हुए, इसके जो प्रभाव पड़े। इट शोज, ये दिखाता है, द स्ट्रगल, संघर्ष, बिटवीन मॉरलिटी ऑफ गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन फिलोसफी जो गांधी जी का दर्शन है उसकी नैतिकता, एंड प्रैग्मेटिज्म, और जो प्रगतिवाद है, प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रगतिवाद, तो गांधी जी की जो फिलोसफी थी वो गांव की ओर लौटने की थी, और प्रगतिवाद क्या कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देता है, मशीनीकरण पर जोर देता है। तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वो दिखाया गया है शैडो फ्रॉम लद्दाख में। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, तो ये जो पृष्ठभूमि है इस कहानी की, सेट्स इन 2 विलेजेस, 2 गाँव में है, गांधीग्राम एंड स्टील टाउन, तो एक तो गांधीग्राम है और दूसरा स्टील टाउन है। सत्यजीत सेन, द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, सत्यजीत सेन है वो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। वॉन्ट्स टू डेवलप द विलेज, वो गांव को विकसित करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के आदर्शों के अनुसार। एंड भास्कर रॉय इज़ द चीफ इंजीनियर, और भास्कर रॉय मुख्य अभियंता हैं एट स्टील टाउन, स्टील टाउन में। ही वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश, वो स्थापित करना चाहते हैं, स्टील प्लांट की स्थापना करनी चाहते हैं, एंड फेवर्स, और वो पक्ष लेते हैं, मैकेनिकल
यानी कि मशीनी, यांत्रिकी, एंड मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट, और भौतिक प्रगति का। अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट, एक कैम्ब्रिज के पढ़े हुए सत्यजित सेन ऑल्सो स्टडीड एट शांति निकेतन, यानी वो कैम्ब्रिज में भी पढ़े हैं और उन्होंने शांति निकेतन में भी अध्ययन किया है। फेल इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल सुरुचि, उनको प्यार हो जाता है एक खूबसूरत लड़की सुरुचि से। दे गॉट मैरिड, उनकी शादी होती है। एंड हैड अ डॉटर सुमिता, उनकी एक पुत्री भी है सुमिता। दो शी वॉज अ वेल एजुकेटेड लेडी, हालांकि वो एक सुशिक्षित महिला हैं। शी डिवोटेड हरसेल्फ, उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को कंप्लीटली, पूरी तरह, टू द फैमिली, परिवार के प्रति। सत्यजित वॉज इन फेवर ऑफ चाइना, सत्यजित चाइना के पक्ष में थे। बट सुरुचि कंटेंट्स अगेंस्ट, लेकिन जो सुरुचि हैं यानी कि उनकी पत्नी, वो खिलाफ हैं हिज फेथ, उनके विश्वास के, यानी वो जो क्योंकि चाइना के सपोर्ट में है तो इसके खिलाफ है उनकी पत्नी। आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम मास्को, वो जब वापस आते हैं मास्को से, वेयर ही अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस, जहाँ उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। तो क्योंकि उनके विचार साम्राज्यवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म से प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए वो चाइना के सपोर्ट में हैं। लेकिन इन द लास्ट, अंत में, ही वॉज डिसइल्यूजन्ड, उनका डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, यानी मोह भंग हो जाता है। आफ्टर चाइनाज इन्वेजन ऑन इंडिया, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस वक्त तो सभी का मोह भंग हो गया था चाइना से, क्योंकि उसने पीठ में छुरा भोंका था। हिंदी चीनी भाई भाई करते करते उसने अटैक कर दिया भारत पर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, भास्कर रॉय बिलीव्स, भास्कर रॉय विश्वास करते हैं, इन मॉडर्न वैल्यूज़, आधुनिक वैल्यूज़ में, आधुनिक मूल्यों में, एंड डेवलपमेंट, और विकास में। एंड हैड स्टर्न बिलीफ, और उनका कठोर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, इन मशीन्स, मशीनों में। आफ्टर चाइनीज़ सीज़ फायर, चाइना के सीज़ फायर के बाद, यानी जब युद्ध बंद हो गया, भास्कर वॉन्ट्स, भास्कर चाहते हैं, टू एक्वायर, प्राप्त करना, गांधीग्राम को। बट सत्यजित सिट्स ऑन फास्टिंग, लेकिन सत्यजित मतलब अनशन पर बैठ जाते हैं। एट लास्ट भास्कर सरेंडर्स, तो अंत में भास्कर सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। एंड आस्क हिम, और उनसे कहते हैं, यानी कि सत्यजित से कहते हैं, टू ब्रेक फास्ट, अपना अनशन तोड़ने के लिए। एंड लीव्स, और छोड़ देते हैं, द आइडिया, विचार, ऑफ एक्वायरिंग, प्राप्त करने का, गांधीग्राम, गांधीग्राम को। नेक्स्ट है म्यूज़िक फॉर मोहिनी। इट इज़ अ स्टोरी, ये कहानी है, ऑफ ए कलकत्ता बॉर्न ब्राह्मण गर्ल, कलकत्ता में पैदा हुई ब्राह्मण लड़की मोहिनी की। तो कलकत्ता शहर में पैदा हुई है, वो शहर में पली बढ़ी है। शी इज़ अ रेडियो आर्टिस्ट, वो एक रेडियो कलाकार है। एंड इज़ मैरिड, और उसकी शादी होती है, टू जयदेव, जयदेव से। अ स्कॉलर एंड अ राइटर, जो कि एक विद्वान है और एक लेखक है। ही बिलोंग्स टू बेहुला विलेज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बेहुला गांव में रहता है। हर मदर इन लॉ, यानी उसकी सास, यानी कि जयदेव की माँ, इज़ अ सुपरस्टिशियस लेडी, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, SUPERSTI, 2 बार TI आएगा, OUS, सही कर लीजिएगा, सुपरस्टिशियस लेडी। तो उसकी जो सास है वो एक अंधविश्वासी महिला है। एन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हर, एक एस्ट्रोलॉजर ने, यानी कि एक ज्योतिषी ने उसको बताया है, उसकी सास को, दैट जयदेव शुड बिकम फादर, कि जयदेव को पिता बन जाना चाहिए, विद इन अ डेफिनेट टाइम, एक निश्चित समय पर। ओनली देन, केवल तभी, ही कुड लिव लॉन्ग, वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, वरना मर जाएगा। अ क्लैश, एक संघर्ष, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जनरेशन, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच। एंड विलेज एंड सिटी, और गांव और शहर के बीच। ब्रिंग्स आउट अ न्यू सिंथेसिस, वो एक नई सिंथेसिस पैदा करता है, यानी एक नया जुड़ाव पैदा करता है।
यानी संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद जुड़ाव होता है। बिकॉज क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ मैटर, जो संगीत है वो एक मामला है ऑफ हार्मोनाइजिंग, यानी लयबद्ध करने का, शामिल करने का डिफरेंट नोट्स, अलग अलग सुरों को। तो जो संगीत में क्या है, अलग अलग सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, और उनको हार्मोनाइज किया जाता है। तो ऐसे ही जो विलेज लाइफ है, जो शहर की लाइफ है, और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुपरस्टिशियस लोग हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच हारमनी, तो ये एक लय, एक हारमनी स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है इस नॉवेल का, आप कह सकते हैं। एंड देयर विल बी नो म्यूज़िक फॉर मोहिनी, और मोहिनी के लिए कोई संगीत नहीं होगा टिल, जब तक कि हर हार्ट बीट्स, उसके हृदय की धड़कनें चाइम, धड़कती हैं विद जयदेव, जयदेव की धड़कनों के साथ। मोहिनी एंड जयदेव, मोहिनी और जयदेव वर्क टुगेदर, मिलकर काम करते हैं, टू अपरूट, यानी उन्मूलन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, द सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों को, फ्रॉम बेहुला, बेहुला गांव से। दे वॉन्ट टू मेक बेहुला अ मॉडल विलेज, वो बेहुला को एक आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, एक आधुनिक गांव बनाना चाहते हैं। टू लिफ्ट द कर्स ऑफ बैरनेस, यानी टू लिफ्ट, समाप्त करने के लिए, द कर्स, अभिशाप, ऑफ बैरनेस, बांझपन का। शी इज़ एडवाइज्ड, उसको एडवाइस दी जाती है, उसको सलाह दी जाती है, टू ऑफर, कि वो अर्पित करे, अ लिटिल ऑफ हर हार्ट्स ब्लड, थोड़ा सा अपने हृदय का खून, इन द लोटस लीफ, कमल की पत्ती में, लोटस लीफ बाउल, टू द वर्जिन गॉडेस, यानी जो देवी की मूर्ति है, कुमारी देवी की मूर्ति है, उस पर अर्पित करे, कमल की पत्तियों से बनी हुए एक दोने में अपने हृदय का खून। वैन जयदेव हियर्स इट, जब जयदेव इसको सुनता है, ही बिकम्स वरीड, वो चिंतित हो जाता है, एंड हैड अ हॉट आर्ग्यूमेंट, और उसका एक बड़ा गर्म आर्ग्यूमेंट होता है, तर्क वितर्क होता है, विद हिज मदर, अपनी माँ से। ही रीचेस टेम्पल, वो मंदिर पहुँचता है, बट फील्स एस्टोनिश्ड, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी मोहिनी, मोहिनी को देखकर, विद अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ। नेक्स्ट नॉवल है ही हु राइड्स अ टाइगर। तो जो शेर की सवारी करता है, चीते की सवारी करता है, वो उतर नहीं सकता चीते से, क्योंकि चीता खा जाएगा अगर शेर के चीते से उतरेगा। तो ये कहावत है, ही हु राइड्स अ टाइगर। तो कालो द ब्लैक स्मिथ, कालो जो कि एक लोहार है, इस जेल्ड, उसको जेल हो जाती है, एंड बीइंग रिलीज्ड, और छूटने के बाद, बिकम्स अ पिम्प, वो एक पिम्प हो जाता है, पिम्प मतलब कि दलाल बन जाता है, टू अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए। वन डे, एक दिन, ही कम्स टू नो, उसको पता चलता है, दैट के हिज डॉटर लेखा, उसकी पुत्री लेखा, इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व, शामिल होने जा रही है, इन द प्रोस्टिट्यूशन, यानी इस व्यापार में, इस प्रोफेशन में, जो कि शरीर बेचने का प्रोफेशन है, प्रोस्टिट्यूशन। ही सेव्स हर, वो उसको बचा लेता है, एट निक ऑफ द टाइम, निक ऑफ द टाइम मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण पर, अंतिम समय पर। हिज आइज़ वर ओपन नाउ, अब उसकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि अभी तक तो वो दलाली करता था, लेकिन जब खुद की बेटी को देखता है तब उसकी आंखें खुलती हैं। ही बिगिंस अ वॉर, तो वो एक युद्ध शुरू करता है, अगेंस्ट अपर कास्ट पीपल, उच्च जाति के लोगों के खिलाफ। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू टेक रिवेंज, बदला लेना, फ्रॉम देम, उनसे। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, ही बिकम्स, वो बन जाता है, मंगल अधिकारी, इस नाम से वो अपना काम शुरू करता है, मंगल अधिकारी बन जाता है। एंड शोज अ शिवा स्टोन, और दिखाता है एक शिवजी का पत्थर, राइजिंग, उठते हुए, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, एंड कॉल्स इट, और इसको कहता है, अ मिरेकल, एक चमत्कार। द अपर कास्ट पीपल, उच्च जाति के लोग, टच हिज फीट, उसके पैर छूते हैं, एंड ही बिकम्स अ रिच मैन, और वो एक धनी व्यक्ति बन जाता है। द एक्शन मूव्स ऑन द टू लेवल्स, तो ये जो नॉवेल है, इसका एक्शन, इसकी कहानी 2 लेवल पर चलती है, ऑफ सैटायर एंड कॉमेडी, यानी उसमें सैटायर भी है, व्यंग भी है, एंड कॉमेडी, और हास्य भी है। विद सिनिस्टर लिंक्स,
सिनिस्टर यानी बहुत निम्न कोटि के, लिंक्स जुड़ाव होते हैं एक दूसरे से, एंड स्ट्रेंज और अजीब, विसिसिट्यूड्स यानी दृश्य हैं, अजीब अजीब दृश्य हैं इसमें। देयर अकर्स अ मिल्क क्राइसिस, तो एक दूध की समस्या पैदा हो जाती है। कालो टेल्स द पीपल, कालो लोगों से कहता है, हु कम जो कि आते हैं, टू गिव बाथ स्नान कराने के लिए, टू शिवलिंग, शिवलिंग को, टू डाइवर्ट इट कि वो उसको मोड़ दें, टू द हंग्री चिल्ड्रन भूखे बच्चों की ओर, आफ्टर गिविंग द बाथ यानी स्नान कराकर, टू लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव पर जो दूध चढ़ाया जाता है उसको वो गरीब बच्चों की ओर मोड़ दें। लेखा वॉज ऑल्सो ट्रीटेड नाउ, लेखा को भी अब माना जाता था एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडोरेशन, पूजा की वस्तु, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आकर कि ये वही लोहार है यानी कालो है और उसकी पुत्री लेखा है। लोगों को ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लोग उनकी पूजा कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनको मालूम नहीं है, उनको वो समझते हैं कि ये उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोग हैं। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेल द होल ट्रुथ, सारा सच बताने के लिए, टू द पीपल, लोगों को, टू हियर द ट्रुथ, सच सुनकर, द पीपल वर टेकन अबैक, लोग आश्चर्यचकित रह गए। दे स्टार्ट शाउटिंग, वो चिल्लाने लगे, द रोग, बदमाश, द शैतान, ये शैतान है, बीट हिम अप, उसको पीटो, ब्रेक एवरी बोन, हर हड्डी तोड़ डालो, प्रत्येक हड्डी तोड़ डालो, इन हिज कारकस, जो उसके शरीर में है। बट लेकिन सर अबाला बंधु, ये एक कैरेक्टर है इसी नॉवल में, लुक्ड द अदर साइड, उन्होंने दूसरा पहलू देखा, ऑफ द कॉइन, इस सिक्के का, मार्वलस, शानदार, व्हाट बिजनेस सेंस, क्या व्यापार करने की कला है, व्हाट मेथड, क्या शानदार तरीका है। दे थॉट दे हैव टेकन रिवेंज, उन्होंने सोचा कि उन्होंने बदला ले लिया है, यानी ब्लैक स्मिथ जो कालो है और जो उसकी पुत्री है उन्होंने उच्च जाति से बदला ले लिया है, यही उन्होंने सोचा। कालो एंड लेखा वर आउट ऑफ देयर डिसेप्टिव गाइज, तो कालो और लेखा अब अपने जो डिसेप्टिव मतलब जो धोखा देने वाला आवरण था, गाइज जो डिसगाइज यानी ऊपर से उन्होंने जो भेष बदल रखा था उससे बाहर आ जाते हैं। बट दे वर कंटेंटेड, लेकिन अब वो संतुष्ट हैं, एंड वांटेड और चाहते हैं, टू बिगिन अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन प्रारंभ करना। द नॉवल लीव्स, ये जो उपन्यास है ये छोड़ता है, एन आयरनिकल रिमार्क, एक मतलब आयरनिकल होता है विडंबना से भरा हुआ, रिमार्क कथन, ऑन द सोसाइटी, समाज के ऊपर, दैट पीपल डू नॉट रेस्पेक्ट मैन, कि जो लोग हैं वो रेस्पेक्ट नहीं करते मनुष्य की, मनुष्य का सम्मान नहीं करते, बट रेस्पेक्ट कास्ट, ये एस यहाँ पर गलत है, एस नहीं आएगा क्योंकि पीपल प्लूरल है, एस नहीं लगेगा, बल्कि वो रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं कास्ट का, जाति का, विच इज़ आउटवर्ड, जो कि बाहरी है, और सोशल टैबू और सामाजिक वर्जना है। अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, जो अगला नॉवल है वो है अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, वॉज पब्लिश्ड इन 1960, ये 1960 में पब्लिश हुआ। इट्स स्टोरी, इसकी कहानी, वॉज इवॉल्व, विकसित हुई, आउट ऑफ हिज ओन शॉर्ट स्टोरी, उनकी खुद की एक लघु कथा से, जिसका टाइटल था डेस्परेट विमेन। इन द नॉवल, इस उपन्यास में, लक्ष्मीज चाइल्ड, लक्ष्मी का बच्चा नागो, स्लिप्स इनटू द वेल, कुएं में गिर जाता है, एंड ही इज सेव्ड, और उसको बचाया जाता है, बाय मीराबाई, मीराबाई के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी के अनुसार, शी ओन्स अ तावीज़, उसके पास एक तावीज़ है, विच कुड टर्न, जो कि बदल सकता है, कॉपर इनटू गोल्ड, तांबे को सोने में। एट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, लक्ष्मीज हस्बैंड, लक्ष्मी का जो पति है, सेठ श्याम सुंदर जी, वॉज बाउंड टू रिलीज, उनको खोलना पड़ता है, होर्डेड साड़ीज, जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी साड़ियाँ, फॉर सेल, बेचने के लिए। द परस्यूट ऑफ वेल्थ, जो परस्यूट है यानी पीछा है, ऑफ वेल्थ, धन का, ऑफ सेठ श्याम सुंदर जी, सेठ श्याम सुंदर जी का जो लालच है धन के लिए, कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, संघर्ष, तो उसका झगड़ा हो जाता है उनके उस
परस्यूट का, उनकी उस इच्छा का, वो उनकी जो इच्छाएं हैं वो टकरा जाती हैं विद हाफ मिस्टिक एंड हाफ रियलिस्टिक ग्रैंड पेरेंट्स, यानी जो कि आधे रहस्यवादी हैं और आधे वास्तविकतावादी हैं, दादा दादी ऑफ मीरा, मीरा के पास ही तो ताबीज़ है ना, तो उसके दादा दादी से इनकी इच्छाएं टकरा जाती हैं सेठ जी की। बट अमंग देम, लेकिन उनके बीच में द प्योर, पवित्र, ब्रेव, बहादुर, अनसेल्फिश यानी स्वार्थहीन, एंड एडवेंचरस और साहसी मीरा बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक यंत्र बन जाती है, फॉर ईवल, बुराई का, एंड समटाइम्स फॉर गुड, और कभी कभी अच्छाई का, यानी वो उनके हाथों का खिलौना बन जाती है क्योंकि उसके पास ताबीज़ है। ही मेक्स अ बिजनेस डील, वो एक व्यापारिक समझौता करता है, ये एस नहीं आएगा यहाँ, ए बिजनेस डील, विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी के साथ, टू टेक 50% गेन आउट ऑफ द प्रॉफिट, कि वो 50% जो लाभ होगा वो बांट लेंगे, आधा दादा दादी ले लें, आधा सेठ जी ले लेंगे। द एंड बिकम्स फार्सिकल, लेकिन जो अंत है इस उपन्यास का वो बन जाता है फार्सिकल, मतलब कि बहुत ही नाटकीय। व्हेन, जब मीरा थ्रोज, मीरा फेंक देती है द तावीज़, तावीज़ को इनटू द रिवर, नदी में। नाउ शी गॉट फ्रीडम, अब उसको आज़ादी मिल जाती है, टू डू गुड, अच्छे काम करने की। फ्रीडम हैज़ द रियल एल्केमिक पावर, जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसमें वास्तविक एल्केमिक शक्तियाँ हैं। एल्केमी क्या होती है? जो निम्न धातुएं हैं उनको सोने में बदलने की कला, वो एल्केमी कहलाती है। तो जो आज़ादी है उसमें ये शक्ति है कि वो निम्न धातु को सोने में बदल सकती है, यानी अच्छे काम करके, मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो जो वही रियल एल्केमिक पावर है। ऐसा कोई जादू नहीं होता, कोई ऐसा ताबीज़ नहीं होता जो कि तांबे को सोने में बदल दे। इट इज़ द टच स्टोन फॉर एवरीवन, यही टच स्टोन है सभी के लिए। तो टच स्टोन वो पत्थर होता है जिस पे के धातुओं को परखा जाता है। भट्टाचार्य राइट्स, भट्टाचार्य लिखते हैं, विदाउट एक्ट्स ऑफ फेथ, विश्वास के कार्यों के बिना, फ्रीडम इज, आज़ादी है, अ डेड पेबल, एक मृत पत्थर, टाइड, जो कि बंधा हुआ है, टू द आर्म, भुजा से, बाह में बांधा जाता है ना ताबीज़ एक ओकाई से, विद अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, छोटे से एक धागे से, डोरी से, तो एक धागे से बंधा होता है बाजू में। फिट ओनली टू बी कास्ट, फिट यानी कि जो उचित है, ओनली केवल, टू बी कास्ट, फेंके जाने के लिए, इनटू द रिवर, नदी में। तो इसके साथ ये नॉवल ख़त्म हो जाता है और इनके वर्क्स का इंट्रोडक्शन भवानी भट्टाचार्य का। इन पर अगर टिप्पणी आए तो आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार का लेखन है इनका, किस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं, नॉवेल्स की थीम क्या है उनकी, क्योंकि इतने सारे नॉवेल्स के बारे में आपने जान लिया। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आता है मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।